ले भाई, सारे भाइयों ने थारे देवेंद्र भाई की राम राम। और आज बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जो इंदुराज भालू है वो हमारे ओलंपियन योगेश्वर दत्त से 12,300 वोटों से जीत गए हैं उनके मुकाबले। और कांग्रेस के पक्ष में बड़ौदा के लोगों ने अपना मतदान किया है। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या हम लोगों ने इस चुनाव को और इसके जो चुनाव लड़ने का तरीका देखा और इस तरीके के बाद जो चुनाव के नतीजे आए, क्या इनसे हम भविष्य के लिए कोई सबक लेंगे? कोई इस तरह की बातचीत या इस तरह के मुद्दों पे हम कभी बोलने की जहमत उठाएंगे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होंगे, या ये चुनाव भी सिर्फ एक चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा और फिर बाकी चुनावों की तरह सिर्फ चर्चा ही हुआ करेगी, या फिर हम असलियत में इससे कुछ सबक ले सकते हैं? इस सबक लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इन सारे के सारे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा सीरियसली, कि और उस नज़र से देखना पड़ेगा जिसमें हमारा कोई हित अहित या हमारा कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, बल्कि सीधे सीधे एक ईगल आई से सिर्फ बिना किसी इमोशन के हम ये देख पाएँ कि हुआ क्या था। गलत सही के पॉइंट से नहीं, पहले हम देखें कि हुआ क्या था, फिर हम ये देखेंगे कि उसका मकसद क्या रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा, पर मुझे लगता है कि चर्चा किए बिना तो हमें मालूम पड़ेगा ही नहीं कि असलियत में क्या हुआ होगा। तो और लोग और साथी जुड़ जाएंगे, तब तक मैं सभी को मेरा नमस्कार। उससे पहले कि सभी जुड़ें, एक बार आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे बात, और फिर हम इस पे चर्चा करते हैं कि अभी अभी केंद्र ने कृषि अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया। राज्यसभा में ज़बरदस्ती उन कानूनों को पास भी कर दिया, जबकि बिना ही वोटिंग के पास कर दिया। फिर उसके ऊपर पंजाब और हरियाणा में लगातार किसान आंदोलन हो रहे हैं, उनकी भी अनदेखी करके इस चुनाव के अंदर वो विकास के मुद्दे पर आए। और वो किसको विकास कहते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है उनके विकास का मुद्दा और किस चीज़ को वो विकास कह रहे हैं। मतलब सरकारें जो हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, दोनों के दोनों ने जिस चीज़ को विकास कहा है, क्या वो एक्चुअली विकास है या विकास के कोई और मायने हैं। और हमारी ज़िंदगियों के या जो लोग वोट कर रहे हैं, जो वोट के माध्यम से अपनी ताकत को जैसे अभी इंदुराज को दी है अपनी ताकत बड़ौदा के लोगों ने, कि आप लोग जाइए और हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए और वहाँ जा कर के हमारी तरफ से सवाल उठाइए या फिर पॉलिसी मेकिंग का जो काम कीजिए। अब देखना यही है कि ये पॉलिसी मेकिंग वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भैया दोनों ही उम्मीदवार जो मुख्य तौर पर उम्मीदवार थे, बल्कि मैं तो तीनों ही कहूँगा, चाहे इनेलो से जोगेंद्र मलिक हो, कांग्रेस से इंदुराज भालू हो, या फिर भाजपा से भाई योगेश्वर दत्त हो, मैं इन तीनों में से किसी को भी नेता नहीं मानता, क्योंकि ये नेता हैं ही नहीं। इनके साथ लोग थे ही नहीं किसी के भी साथ में। इसलिए नहीं थे कि ये लोगों को इन्होंने लीड किया हो और किसी मुद्दे पर या किसी बात के ऊपर इन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, भाई योगेश्वर दत्त ने भारत का नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में। उन्होंने अपनी कुश्ती के दम पर किया, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर किया। सरकारों ने अपने फोटो खिंचवाने के लिए और अखबारों में आने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए उनको पदों पे रखा हो, चाहे इनाम दिए हों, लेकिन मुझे नहीं किसी सरकार का अभी तक भी कोई स्टेप नज़र नहीं आया कि किसी सरकार ने उस वक़्त योगेश्वर दत्त की मदद की हो जब वो खेल रहा था, या आज कोई भविष्य का योगेश्वर दत्त है जो भविष्य का कोई योगेश्वर दत्त तैयार हो रहा हो, उसके लिए कोई सरकार कोई कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस दौरान। तो अभी इंदुराज भालू को हम देखने वाले हैं, और मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इस बात को कि हमें डाकू और चोर में से कम चोर को चुनना पड़ रहा है, और हमारे पास कोई ऐसा
उम्मीदवार, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम अपना नेता मानते हों और लोग जिनको अपनी तरफ से चुन करके विधानसभा में पहुंचाते हों या लोकसभा में पहुंचाते हों, क्योंकि हम लोग किसी एक इंसान की शक्ल देख करके, अब आप देख रहे हैं कि जब आपको जोगिंदर मलिक के लिए जब कुछ हो रहा है तो वहां पर अभय चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आ रहे हैं। जब जिस वक्त इंदुराज भालू को चुनाव लड़वाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो है वहां पर लगे हुए हैं, इधर से लड़ाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, सारे मंत्री, सारे एमएलए वो घर घर गलियों गलियों में घूम रहे हैं। और उसके बावजूद, मतलब इतने सारे बुरा हाल करने के बाद कि किसानों को, चाहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो, उनके खिलाफ कृषि अध्यादेशों को बिलों का रूप देना हो, चाहे एजुकेशन का भट्ठा बिठाना हो, नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सब बुरे हालात से गुजरते हुए और इन हालातों में रहते हुए भी बीजेपी 50,000 वोट ले जाती है और कांग्रेस को लोगों ने चुना है। मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को किसी ने चुना है। मैं बहुत गाँव में गया और मैंने देखा। मैं चुनाव से पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरा सकते थे भाजपा को, और भाजपा का हारना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पसंद नहीं कर रहे थे और उन्होंने कई जगह तो बहुत साफ साफ बोला, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला कि हम लोग भालू को वोट नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी दयनीय स्थिति थी हमारे वोटरों के सामने, क्योंकि हम लोगों ने उन आकाओं को देख करके वोट करना शुरू कर दिया, पार्टियों को देख करके वोट करना शुरू कर दिया, और मैंने देखा कि हमारे पास यहाँ मुद्दे ही नहीं थे। अब बात करते हैं बड़ी छोटी सी कि भाई क्या सोच करके इन दोनों कैंडिडेट्स को टिकट का आवंटन हुआ, जब ये नेता भी नहीं थे, लोगों की आवाज उठाने वाले भी नहीं थे। तो दिमाग में क्या रहा होगा, मतलब चाहे दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के दिमाग में क्या रहा होगा कि जब इनको हम टिकट दे रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो बड़ौदा में आ रहा था कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से, वो था डॉक्टर कपूर नरवाल का। कपूर नरवाल साहब के पास अपना एक वोट बैंक था, 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, ये विषय हो सकता है बहस का बस, लेकिन पॉइंट ये था कि उनके पास अपना एक वोट बैंक था और वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जो 100% जिताऊ कैंडिडेट थे। चाहे वो बीजेपी से आते, चाहे वो कांग्रेस से आते, दोनों ही तरफ से उनकी जीत सुनिश्चित थी पहले ही दिन से। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको टिकट लेने नहीं दिया सुरजेवाला ने, शैलजा ने, या बहुत से लोगों ने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहाँ चलने नहीं दी और मजबूरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नाम रख दिया। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह का पॉलिटिशियन है, मैं जब मैं उस पॉलिटिशियन को देखता हूँ तो वो नहीं चाहेगा वहाँ किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिलवाना जो खुद में एक जिताऊ कैंडिडेट हो और वो जिसके जीतने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महत्व को कम आंका जाए। इसीलिए एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिलवाना, फिर उसके लिए दिन रात एक करना, दोनों बापू बेटे का मैदान में आना, ये सवाल था कि किसी तरह से पूरी कांग्रेस में और पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे दिया जाए इस उपचुनाव के जरिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत अभी कम नहीं हुई है, वो अपने दम पर एक किसान के बेटे को टिकट दिलवा कर लाए हैं। ऐसा परसेप्शन बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा किया होगा कि एक किसान के बेटे को वो अपने टिकट दिलवा कर लाए हैं। दूसरा, उस किसान के बेटे को कोई नहीं जानता था, इसलिए यहां पर अगर कांग्रेस जीतती है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतता है। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को ऊंचा करने के लिए उन्होंने एक तरह से यहाँ के लोगों के साथ इस तरह का जुआ खेला, क्योंकि इनको मालूम था
कि कोई शहर नहीं पड़ता है, सारे गांव है, 54 के 54 गांव में बीजेपी का विरोध है और बुरा हाल है, और हारना ही हारना है बीजेपी को, चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए। और उन्होंने इसीलिए ऐसे किसी कैंडिडेट के ऊपर दाव खेला जहां निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी एक हवा बनी है, लेकिन अंदर खाते लोग जानते हैं, और लोगों को मैंने जाना है, मैंने देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने पसंद नहीं किया है, किसी भी हाल में पसंद नहीं किया है। ना ही लोगों ने इंदुराज भालू को पसंद किया, ना ही कांग्रेस को पसंद किया, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना ही दीपेंद्र के नेतृत्व को स्वीकार किया। कुछ लोग हैं जो चमचे हैं, जो अब आगे पीछे दौड़ते हैं, जिनके अपने स्वार्थ हैं, वो बात अलग है, लेकिन लोगों ने नहीं किया। लोगों ने ये कह करके वोट दिया है कि हम लोग बीजेपी को हराने के लिए आपको वोट दे रहे हैं, ना कि इंदुराज भालू को जिताने के लिए। अब इंदुराज भालू हम बड़ौदा के हल्के का एमएलए बन गया है, और मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बात में कि उस बंदे को आ से ब नहीं पता कि एमएलए क्या होता है, ना एमएलए की फुल फॉर्म अगला बता सकता, और उसके बाद विधानसभा में जाके वो क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, और अगले 4 साल वो क्या करने वाला है मुझे नहीं। हाँ, यही काम योगेश्वर दत्त के साथ भी होने वाला था। अब जैसे डिप्टी सीएम साहब ने बोला दुष्यंत ने कि भाई उसकी पहुंच तो खट्टर तक और मोदी तक भी है योगेश्वर दत्त की, तो मुझे लगता है कि योगेश्वर दत्त का एमएलए बनना जरूरी नहीं है। अगर हल्के का विकास वो कर सकता है और उसके पास सीधे सीधे इतनी पहुंच उसकी है, तो उसे नहीं करना। तो इस दौरान उसने क्या किया, पॉलिसी मेकिंग में कितनी आवाज उठाई, लोगों की कितनी आवाज बना, ये भी एक सवाल का विषय है। फिर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि योगेश्वर दत्त को टिकट देने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। जिस हलके में भाजपा कभी 2000 नहीं क्रॉस कर पाई थी, उस भाजपा के पास पिछली बार सेकंड नंबर पे हमारा योगेश्वर दत्त एक कैंडिडेट के तौर पे उभरा। वो एक सेलिब्रिटी था, मोदी वेव थी, और इस मोदी वेव और उस सेलिब्रिटी के चेहरे का इस्तेमाल करके भाजपा गली गली पहुंचने में कामयाब हो गई। अब उसने अपना एक काडर बना लिया, अपना एक वोट बैंक के साथ साथ अपना एक कार्यकर्ताओं का एक जत्था तैयार कर लिया योगेश्वर दत्त के जरिए, और जितना वो कर सकती थी उतना वो उसने योगेश्वर दत्त का इस्तेमाल कर लिया है। और दूसरा एक कारण ये था, एक अकेली पार्टी जो जाट बाहुल्य सीट होते हुए किसी नॉन जाट को, स्पेशली किसी ब्राह्मण को अगर वो वोट टिकट दे रही है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। इस लॉजिक को मैंने आज से 2 साल पहले जब आप लोगों के साथ शेयर किया था कलायत हल्के के संदर्भ में। जिस वक्त कलायत जो कि प्योर जाट सीट है, वहां पर जब धर्मपाल शर्मा जो कि संघ से नहीं आते, मैं आपको बता दूं संघ से नहीं आते, अगर कोई पर्सन संघ से नहीं आता है उसको बीजेपी में पदाधिकारी नहीं लगाया जाता है। ये इन लोगों का अपना इंटरनल नियम है। लेकिन बिना किसी संघ की विचारधारा के होते हुए जब धर्मपाल शर्मा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो डूमर खां वाले, वो जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आते हैं, तो धर्मपाल शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया, और जितने विकास कार्य थे पूरे 5 साल टिकट भी उनको दी गई, जितने विकास कार्य थे उनके थ्रू किए गए। 800 करोड़ के विकास कार्य कलायत हल्के में धर्मपाल शर्मा के हाथ से करवाए गए। इसका पर्पस जो था वो बहुत साफ साफ था कि धर्मपाल शर्मा की मदद से उन्होंने अपना एक काडर तैयार किया, अपने वोट बैंक तैयार किया, अपने लोग तैयार किए, और उसके बाद फिर उस काडर की मदद से अब की बार बीजेपी वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गई, कमलेश ढांडा की फॉर्म में। ना ही वो लीडर थी। और अब आप देखिएगा कि जितना योगेश्वर दत्त का इस्तेमाल वो कर सकते थे, उन्होंने इनका इस्तेमाल कर लिया है। अगली बार योगेश्वर दत्त को यहां से टिकट नहीं मिलेगी, अगली बार वो किसी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। उससे पहले जितना वर्कर बेस इन्होंने यहां बनाना था वो ये बना चुके हैं, और अब इनके पास टिकटार्थियों की कोई कमी नहीं रहेगी। अब रही बात जैसे विकास भाई कह रहे हैं धर्मपाल को चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट दिलवाई थी। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ही दिलवाई थी, और इन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। आखिर में मैं सभी की बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे समझ में आता है, जितना भी मुझे समझ आता है उसके बेसिस पर।
पूरे पंजाब में किसान बिलों के किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए कि किसान कानून जो कृषि कानून है इन पर वोट नहीं मांगी। विकास कार्य भी ऐसे विकास कार्य गिनाए गए जिनका उद्घाटन या जिनकी घोषणा चुनाव डिक्लेयर होने के आसपास के समय में की गई थी। तो बड़ी चतुराई से लोगों को ये बात बताने में वो लोग कामयाब भी हो गए, क्योंकि मीडिया इनके पास है, पैसा इनके पास अथाह है। नोटबंदी का जितना फ़ायदा ये लोग उठा सकते थे इन्होंने खूब उठाया, और उस पैसे का इस्तेमाल अब ये लोगों को बरगलाने के लिए कर रहे हैं। सिलेंडर भी बांटे गए, कैश भी दिया गया, जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद की गई, ट्यूबवेल कनेक्शंस भी खोल दिए गए, और ये सारा का सारा मतलब जितने कर्मकांड ये लोग कर सकते थे, डराना, लालच देना, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक एक नौजवान को खुद फ़ोन किया चंडीगढ़ बैठ करके। मैं वहीं था कुछ लोगों के साथ, और यहाँ तक कि मतलब उनकी जो बात थी वो किसी भी हाल में इस सीट को निकालना चाह रहे थे, और मुझे लगता है कि इसमें तो वो नाकाम रहे। अगर बाय चांस ये सीट अगर बीजेपी निकाल देती और बीजेपी जीत जाती, तो मुझे लगता है कि फिर कृषि कानूनों पर जितने आंदोलन थे वो सारे के सारे बंद पड़ जाते। चाहे 1983 पीटीआईज को हटाने का मामला हो, चाहे किसानों के खिलाफ जो कानून पास किए हैं, बनाए हैं इन्होंने, इसका मामला हो, दोनों ही केसेस दब कर रह गए और मुद्दे पर चुनाव लड़ ही नहीं पाई जनता। हाँ, एक बात थी कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन जब बीजेपी का नेता लोगों के बीच आ रहा है तो बीजेपी के लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं है। एक बढ़िया चीज़ मैं ये मान सकता हूँ कि एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ से चुन करके भेज दिया है जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, और जिसकी गाड़ी के आगे आदमी खड़ा होकर के उससे सवाल पूछ सकता है, उसको रोक करके अपने बातचीत कह सकता है। यहाँ पर ये कितना कामयाब होता है ये तो समय के गर्भ में ही छुपा हुआ इसका जवाब तो। लेकिन इस मामले में बहुत अच्छा हुआ कि उस हल्के के किसी न किसी गांव का ही एक बच्चा चुन करके बड़ौदा ने विधानसभा में पहुंचाया है। अब मैं ये देखता हूं कि बीजेपी की जो तानाशाही है, क्या वो अभी भी यूं ही जारी रहेगी? कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था अपने इस लाइव वीडियो के जरिए कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। 1 साल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कोरोना के नाम पर। हमारी किसी भी आवाज़ को उठने नहीं दिया इन लोगों ने कोरोना के नाम पर। जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई इनके विरोध में इकट्ठा होता है तो धारा 144 और कोरोना और पेंडेमिक एक्ट सब लागू हो जाते हैं। ये बड़ा कमाल की चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस ऐसे ही बंद रहे, और इनकी इस कोरोना की आड़ में आपके खिलाफ कानून बनते रहे। जैसे एक बहुत बढ़िया खूबसूरत इन लोगों ने एक स्टेप उठाया कि एमबीबीएस की फ़ीस जो है वो सालाना 53,000 से बढ़ा करके सीधा 10 लाख कर दिया। अब 40 लाख से कम में आपका बच्चा एमबीबीएस नहीं कर पाएगा, वो भी सरकारी कॉलेज से, इंटेलिजेंट होते हुए भी। इन्होंने कहा हम लोग नौकरियां देते हैं काबिलियत के दम पर। मैं कल एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया हुआ था, बहादुरगढ़ के पास एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया हुआ था। वहाँ का जो क्लास 4 था, चपड़ासी था, वो एमटेक बीएड था। कैसी काबिलियत और कैसी नौकरी ये आप सबको मालूम है, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य कितना अंधकार में है ये आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। पराली के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, लेकिन वाहनों को नहीं रोक रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को नहीं बढ़ा रहे हैं, और आप लोग नहीं बोल रहे हैं। हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। टेलीकॉम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, नए अब स्कूलों को बेचेंगे, हर नौकरी को बेच रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। अस्पतालों की ज़मीनें बिकेंगी, स्कूलों की भी ज़मीनें, और जितने भी सामुदायिक चीज़ें हैं उन सब की ज़मीनें बिकेंगी, और आप नहीं बोल रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है।
आने वाले वक्त में अगर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को सुरक्षित चाहते हो तो आपको पूरे समुदाय के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने बीच ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो लोग आपकी आवाज़ बन सकें, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जितना जल्दी समझ आ जाए उतना बढ़िया है। अंग्रेज़ों से जब आज़ाद हुए थे, जो कि हमें लगता है कि हम आज़ाद हुए थे, पर मुझे नहीं लगता हम किसी आज़ाद मानसिकता के साथ जी पा रहे हैं या हम जी रहे हैं। हम लोग उसी गुलाम मानसिकता के साथ चले हुए हैं। हम लोग उसी धर्रे पर एक चल रहे हैं कि जैसे सरकारें चाहती हैं हमको, वो उसी तरीके से बरत सकती हैं, मतलब हमारे साथ जैसा मर्जी बर्ताव कर सकती हैं। कोई पुलिस वाला चाहे किसी मर्जी नागरिक के साथ जैसा मर्जी बर्ताव कर ले, कोई जज अपनी मर्जी से कोई कानून पास कर दे, कोई किसी को धमका दे अफसर, कोई हमारे नौकर जो हमारी दी हुई टैक्स की पैसे से सैलरी पाते हैं, वो हमारे ऊपर दिखाते हैं कि राज कर रहे हैं। वो राज नहीं कर रहे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है। मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, पिछले 20 सालों से तो 20 के भी 30 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी सड़क पूरी तरह से बनी हुई नहीं देखी अपनी जिंदगी में। आपने में से किसी ने देखी हो तो आप बता दो। सारी सड़कें टूटी हुई हैं और हर सड़क के ऊपर इतना टोल है कि आपका 1.5 रुपया, 1 रुपये से 1.5 रुपया पर किलोमीटर आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है। लाखों रुपए आपको गाड़ी की आरसी बनाने में देने पड़ रहे हैं, वो भी रोड टैक्स के रूप में। फिर भी आपको रोड नहीं मिल रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे गड्ढे में टायर डलने से या कहीं रोड की खराब होने की वजह से एक्सीडेंट होकर के मर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था हमारे पास नहीं है। सरकारी अस्पतालों के हालात इतने ख़राब हैं, किसान को उसकी वैल्यू नहीं मिल उसकी उपज की वैल्यू नहीं मिल रही है, उसका मोल नहीं मिल रहा है। स्कूलों के इतने हालात ख़राब हैं कि एक एक गांव से 50-50 लाख रुपया महीना प्राइवेट स्कूलों की फीस जा रही है। हम कर क्या रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम लोग बोलेंगे कब? बोलने के साथ साथ हम लोग करेंगे कब? और कौन करेगा हमारे लिए? आप सोच करके देखिए, कौन करेगा? गरीब आदमी को अपनी दिहाड़ी से फुर्सत नहीं है, मिडिल क्लास को अपनी ईएमआई से फुर्सत नहीं है, अमीर आदमी को इन दोनों का क्या ठेका लेना है, और जो पॉलिटिशियन है उसको तो राज करने से मतलब है। वो क्यों चाहेगा कि आप लोगों को ये बातें पता लगे और आप लोग सवाल करने लायक बने? क्यों चाहेगा? वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा। इसलिए ये काम आपको करना होगा। आपको अपने पड़ोस में बात करनी होगी, अपने लोगों को साथ लेकर के आना होगा, अपने लोगों को साथ लेकर के चलना भी होगा, लिख करके देना होगा। अभी बहुत जल्दी मैं एक सिग्नेचर कैंपेन को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि आप लोगों को अपने आसपास जो भी चीज़ गलत लग रही है उसको लिख करके उसके ऊपर साइन करके हम लोग इकट्ठे करते चलेंगे गांव गांव जा करके। साइकिल यात्रा का मेरा प्लान था जो 1 नवंबर से, उसके 2 बड़े कारणों से वो नहीं हो पाया कि मुझे सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मान लो बाय चांस कहीं पर कुछ हादसा हो जाए या कुछ भी गलती, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ऊपर से मुझे सरकार ने परमिशन नहीं दी साइकिल यात्रा पे जाने की कि हम लोग कम से कम 10 लोग तो चलें, अगर 5 से 10 लोगों के बीच। इसीलिए मुझे फिर इस यात्रा को कि मैंने अभी एप्लीकेशन लगा रखी है और अब हम मुझे लगता है कि ये जो धुंध और पोल्यूशन का जो दौर है ये गुजर जाएगा, ज़्यादा ठंड जब गुजर जाएगी तो हम इस साइकिल यात्रा को भी शुरू करेंगे। फिर साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अपने नेताओं से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने आकाओं से हम ये तो पूछने की हिम्मत कर ही सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या वो इस तरह की ज़िंदगी जिएंगे कि जिस ऐसी सरकारें रहेंगी या ऐसा राज रहेगा कि जहां ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ना उनकी एजुकेशन का कुछ पता है, ना बीमार हो जाएं तो क्या करेंगे, बड़े होने के बाद नौकरी करेंगे, क्या करेंगे वो थोड़ी करेंगे, बच्चे थोड़ी करेंगे। ये तो हमारे को करना पड़ेगा, उनसे बड़ी पीढ़ी को, उनके माँ बाप को, अपने समाज को। तो समाज क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हमने बैठकर कभी चर्चा नहीं की है। तो इस मुद्दे पर हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि एमएलए का काम जो है वो थाने कचहरियों में चक्कर लगाना, उनके फ़ोन करना नहीं होता कि थानों में फ़ोन कर दिया एसएचओ को। गली बनाना और सड़कें बनाना एमएलए का काम नहीं होता है।
उनके जो असली काम है वो तो हम लोग उनसे पूछते ही नहीं हैं। वो क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्या मुद्दे हैं, कहीं पे हमारी कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस पे लोगों को जगाने के लिए, उनसे बात करने के लिए हम लगातार निकले हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग जब बातचीत होगी, आपके गांव में भी आएंगे और वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वक्त में 2024 में ऐसे लोग विधानसभा में चुन करके जाएं जो सच में लोगों की आवाज़ हों, जो सच में लोगों के लिए बोलते हैं और कम से कम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात तो करते हों। आज तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं करता कोई, और ना ही आप लोग करते हैं, ना ही हम लोग करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग एक तो अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे प्लीज़ अपनी वॉल पर, ताकि लोगों को और पता लगे, वो और थोड़ा सा इस मुद्दे पर बातचीत करने लगें। चर्चा ही नहीं होगी तो फिर मुद्दा ही नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं होगा कि किन मुद्दों पर हमें बातचीत करनी है। और मैं सोचता हूँ कि फिर आपसे बात कर ली जाए, थोड़ी सी हल्की फुल्की मुद्दे की बात हो ही गई है, और आपके सवालों के जवाब अगर मेरे पास हैं और मैं कुछ सोच सकता हूँ तो हम देते हैं। चौधरी अक्षय बोलते हैं कि आज बदलाव की नींव रख दी है किसान भाइयों ने। हाँ भाई, ये बदलाव नहीं होता है, ये तो होना ही था, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी को हराना ही था लोगों ने, और इसमें कुछ बदलाव वाला मुझे सीन नज़र नहीं आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है वहाँ पर, और कुछ भी बदलाव नहीं है, किसी ने भी सवाल नहीं पूछा। डॉक्टर जोगिंदर मोहर जैसे लोग थे वहाँ एजुकेटेड, जो एक्चुअली विधानसभा पहुँचने के लायक थे, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे आपकी आवाज़ बनेंगे। और उनको, क्योंकि वो किसी के ऐसे चमचागिरी, जिस तरह से ये पैरों को बुरी तरह से हाथ लगाता है हमारा भालू, ऐसे वो नहीं लगा पाए, तो सिंपली उनकी ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी को ऐसे लोगों की। और थोड़े दिनों बाद कुर्सी का नशा हो जाएगा भालू को, कोई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लोग, इनको नशा इसलिए होता है भाई क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि ये नशा हमारी ताकत से हुआ है। दरअसल एमएलए एमपी सीएम के पास कोई ताकत नहीं होती। होता क्या है कि उसके हलके के लोग, जब एक हलके के अभी 60,000 लोगों ने मोहर लगा करके उस आदमी को भेजा है, तो इसका मतलब इतने लोगों ने उसको अपनी ताकत पकड़ा के भेजी है, तो ज़्यादा ताकत उसके पास इसीलिए आई है, और वो ताकत हमारी ताकत है असलियत में। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी, और हमारी दी हुई ताकत से ये एमएलएज अपने मुख्यमंत्री को ताकत देते हैं। ये भी हमें ही समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के पास जितनी ताकत है वो हमारी ही दी हुई है, ये नहीं पता बस। बाकी जब पता लगेगा लोगों को, तो फिर इनको दौड़ा दौड़ा करके कैसे घसीटेंगे, ये आप भी समझिएगा, क्योंकि जब लोग आते हैं सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए, फिर सत्ताएं कहीं नहीं टिकती, फिर वो ताकत सब ऐसे ही मतलब रह जाती हैं रखी हुई, फिर कुछ नहीं बचता। और मुझे लगता है एक ऐसी ही क्रांति की ज़रूरत है जो एजुकेशन के मुद्दे पर हो, जो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर हो, ना कि इन नेताओं की चमचागिरी करने के मुद्दे पर हो। बाकी वोट का इलेक्शंस, हाँ एक चीज़ और होती है कि चुनाव के दौरान किस तरह के शिगुफे छोड़े जाते हैं, लोगों के दिमाग किस तरह बंद किए जाते हैं, और लोगों के दिमाग के ऊपर कैसे अपनी बात थोपी जाती है, मीडिया के थ्रू हो या नेताओं के बयानों के थ्रू, उस पर भी हम एक दिन बैठ करके चर्चा करेंगे। उस दिन मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, क्योंकि लोग चुनाव को टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से ही समझ पाते हैं, या जो लोग बयान देते हैं उनके माध्यम से, लेकिन पिछले 7-8 सालों में इन नेताओं के साथ बैठ के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर करके मुझे पता चला, और मैं इस चीज़ को समझ पाया कि किस तरह से ये कुछ समझदार लोगों को और कुछ दिमाग किराए पर लेकर के हमारे लोगों के दिमाग बंद करते हैं। इस पर भी मैं आपको बहुत डिटेल में इसका खुलासा करूंगा कि जब कोई बच्चा या कोई वोटर ये कहता है कि क्यों अपनी वोट खराब करनी, ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये मुद्दा है, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा, वो एक मतलब होता है उन बातों का, उस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटा इस पर बात हो सकती है, और एक एक बात के ऊपर हम चर्चा इसके ऊपर करेंगे की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं। तो बीजेपी की हार होनी चाहिए, बिल्कुल सर। 50% वोट हुड्डा के खिलाफ गए हैं, 50,000 वोट तो हुड्डा के खिलाफ गए ही हैं सुखबीर भाई। और
2000 वोट थे, अक्षय भाई बोल रहा है, शायद वो कपूर नरवाल की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 5003 इनेलो भी ले रही है वोट और टेम्पो वाला रेस दे के आगे निकल गया, ये मलिक साहब कह रहे हैं। टेम्पो वाला मुझे लगता है राजकुमार सैनी जो है वो बीजेपी की बजाय वो कांग्रेस का ही मोहरा था, और मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत खूबसूरती से राजकुमार सैनी को मैनेज करके उसको पैसे पूसे दे करके कि लगा रहे तो अपना जुटा रहे कि जितना नुकसान करेगा वो बीजेपी का ही करेगा, और बड़ा अच्छा था। ये भी एक खेल होता है कि कैसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और फिर कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं चुनाव से अपना नाम हटाने के लिए। ये राजनीति के अंदर बड़ा अजीब है, जो लोगों को नहीं मालूम है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। उनको बोलना चाहिए कि जो एक्सेप्ट करेगा इस तरह की चीज़ों को उसको हम लोग नहीं लेंगे। बाकी डॉक्टर प्रीतम बोल रहे हैं कि ये जीत हुड्डा की है, अगर भालू हार जाता तो कांग्रेस हुड्डा को हार जिम्मेदारी मानती। और हुड्डा, ये भालू की जीत हार नहीं है, ये एक्चुअली बीजेपी की ही हार है। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जीत भी बीजेपी की होनी थी, हार भी बीजेपी की होनी है। कांग्रेस का यहाँ कोई खेल नहीं था, मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही था जो भी था। डॉक्टर सुरेंद्र मान साहब कह रहे हैं यही तो विडंबना है बलारा साहब, राजनीतिक व्यवस्था पार्टी आधारित है ना कि व्यक्ति विशेष। मान साहब इस पे भी राजनीति पार्टी आधारित पे भी कोई नुकसान नहीं होता अगर लोग इस बात को मन बना लें। अगर बुग्गियों पे, हुक्कों पे और बनी में और जोड़ पे बैठ करके लोग ये बात करने लग जाएं कि भाई हम तो अच्छे बंदे को वोट करेंगे, अब की बार जो पार्टी खराब बंदे को और निकम्मे बंदे को टिकट देती है हम उसको वोट ही नहीं करेंगे, तो ये लोग अच्छे लोगों को भी टिकट देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, और डेफिनेटली इसमें लोगों को जब जगाएंगे और बताएंगे कि आप लोगों के बयानों को कैसे मोल्ड किया जाता है तो कुछ लोग समझ पाएंगे। संदीप दलाल भाई बोल रहा है भावनाओं को शब्द देते हो आप। थैंक यू ब्रदर। टेम्पो को सवारी उठानी थी, बस से आगे निकल गया। चलिए, INLD के वोट को कैसे देखते हैं? INLD का अपना एक वोट बैंक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इतनी भी वोट नहीं मिलेंगी क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई इस, और अब की बार उनको वोट इसलिए नहीं दिया लोगों ने, ऐसा नहीं था कि इनके पास सिर्फ इतनी ही वोट थी। पिछली बार इनका वोट बैंक भूपेंद्र सिंह मलिक को चला गया, और अब की बार जो इनका वोट था वो डिवाइड हो गया बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इनेलो को हम ज़्यादा वोट कर दिया तो इनेलो और कांग्रेस में अगर वोट बट गए तो बीजेपी बीच में से निकल जाएगी, और ये समझ गए लोग, ये बहुत अच्छी बात थी। सुरजेवाला बिहार में दोसर करवा गया। दोसर किसका हो गया दोसर भाई बिहार में? बिहार का तो खैर पता ही था, EVM का खेल जब तक ये चलेगा तब तक बिहार का खेल, बिहार जैसे स्टेट्स का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोगों को लगता रहेगा कि लोगों ने हराया जिताया है, और ये सरकारें ऐसे ही खुद ही जीतती खुद ही हारती रहेंगी। धर्मपाल को चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट दिलाई थी, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में वीरेंद्र सिंह उनको नहीं टिकट दिला पाया। कई बार तो धर्मपाल शर्मा जो है वो खुद को वीरेंद्र सिंह से भी ऊपर कहने लग गए होंगे। INLD के बारे में फ़िलहाल क्या कहना भाई, ना वो जीत में है ना वो हार में है, तो उनकी तो जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ेगी तो INLD को वो स्ट्रॉन्ग कर देगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला के काम इसलिए होते हैं, आप जाइए आप फ़ोन करवाइए, डिप्टी CM का फ़ोन नहीं उठते, पर अभय सिंह का फ़ोन सीधा उठता है, अफसर एकदम सीधे होकर काम करते हैं। ये ताकत मेरे ख्याल से बिना मुख्यमंत्री के और किसी ने नहीं दिया उनको, और ये अच्छी बात है। जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ेगी वो चौधरी अभय सिंह को इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोगों को लगता रहेगा कि अभय सिंह खुद मजबूत हो रहे हैं, जबकि उनको भी मजबूत किया जाएगा फ़िलहाल तो। अब वो इस पोजीशन में नहीं कि वो खुद से मजबूत हो सकें। और पंजाब के बारे क्या बोले भाई, इंदुराज नया नया विधायक बना है, बड़ौदा में कुछ विकास करेगा। पूजा जी, मेरे जने नहीं लगता कि इंदुराज को पता होगा कि इंदुराज को ये भी नहीं पता विकास क्या होता है। बाकी देखेंगे, समय आने दीजिए, आज से 2 साल बाद भी अगर देखते हैं कि क्या कर पाया तो वो भी देखेंगे। हमें क्या होगा देखी जाएगी। चलिए देखते हैं। बलारा जी, ये बात आम जनता नहीं समझ पा रही,
इलेक्शन जातिवाद समीकरणों को, हाँ कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन जैसे ही लोगों को समझाने शुरू करेंगे जी, ये समझ आएगा जीतू भाई, ऐसा बात नहीं है। जब बात करना शुरू करेंगे तो लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा, आएगा। और ये जो है, अभी प्रदीप कौशिक की कॉल आ रही है हमारे पास। कॉल नहीं करनी है भाई अभी किसी ने भी। कुछ लोग समस्याओं को समझना ही नहीं चाहते। समस्याओं पे पहले बात करेंगे, समझना तो चाहते ही हैं। खैर भाई, ऐसी बात नहीं है कि समझना नहीं चाहते, समझना भी चाहते हैं, हल भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो हल करेगा कौन। उनको ये नहीं पता है कि उनका बोलना ही काफ़ी है। वो ये सोचते हैं कि बोलने से क्या होगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसों का नुकसान हो जाएगा। पर कम से कम उन सरकारों को तो पता चल जाए ना कि लोग बोल रहे हैं, लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सलाउद्दीन बोल रहा है, जन जागरण के लिए आप जैसे सिविल सोसाइटी के बुद्धिजीवियों के ग्रुप को विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत है। सलाउद्दीन भाई, अभियान चलाने की ज़रूरत है मानता हूँ, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों के बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है हम जैसे लोगों के लिए। मैं तो फिर भी चलो ये मान के चलता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा है कि वो 9वीं क्लास में होते हुए पैसे कमा रहा है तो मुझे इसकी चिंता नहीं होती है। लेकिन सभी के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना कि वो बेचिंत हो जाएं उनके माँ बाप उनकी तरफ से। उनको तो सारे इंतज़ाम करने हैं, तो हम तो निकले ही हुए हैं, बाकी लोगों के लिए भी उनका कौन करेगा। इट्स अ बिग क्वेश्चन, और सभी को करना होगा ये। हम जैसे लोगों को नहीं, ये आप जैसे लोगों को और सबको निकलना होगा। ये घरों से तो बाहर, घरों से बाहर नहीं ले सकते, कम से कम बात ही करने लग दीजिए इस मुद्दे पर। जहां बात करें कम से कम कंडेम कीजिए कि जो चीज़ें गलत कर रही है सरकारें, वहीं पर करिए। कर्मचारियों का जो बुरा हाल कर रखा है सरकारी सिस्टम ने और प्राइवेट सिस्टम ने, वो कौन सा किसी से छुपा हुआ है। जो नौकरियां जा रही हैं वो कौन सा किसी से छुपी हुई हैं। पर हम इन मुद्दों पर बात कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये करने शुरू कर देते हैं, वो दो चार हैं ऐसे निकम्मे और वाहियात घटिया नीच लोग जो 1 मिनट से पहले ये लगाते हैं कि पहले वाली सरकारें क्या करती होती थी। अरे भाई, तुमको किस लिए दिया है फिर? जब अगर पहले वाली सही उनसे खुश होते तो तुमको क्यों बुलाते हैं हम लोग, अगर उन्हीं के एग्जाम्पल देने हैं तो। लेकिन ये नहीं समझ पाते। ये जो अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद ये वाले लगा रहे हैं सुरेंद्र भाई, देखो मुझे लगता है कि जिस जिंदाबाद के, किसी इंसान के जिंदाबाद के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अभय सिंह चौटाला सबसे ज़्यादा वो मेहनत करने वाले अभय सिंह चौटाला थे, तो लोगों ने वोट नहीं दिए। कुरैना के अंदर भी अपनी बैठक में किसानों की लड़ाई लड़ी। भाई, असली लड़ाई का पता तब चलता है, राधे नीजिया जो भी नाम है आपका, जब वो सरकार में होते हैं तब उन्होंने क्या किए थे। ये ऐसे नहीं होता है कि आप जिस टाइम पे सत्ता में नहीं है तब आप सरकारों की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो बीजेपी के जो ये हैं, जो अपने अभी धनखड़ साहब हैं, अनिल विज हैं, ये कुर्ते निकाल निकाल करके महंगाई के खिलाफ लड़ा करते थे। क्या करते थे, 2100 रुपये वोट दो, मूल्य दो, मोल दो गेहूं का। एमएसपी जो है वो 2100 रुपये से कम नहीं मानेंगे हम लोग। सिलेंडर के जो दाम है वो 2 रुपये बढ़ते थे, और ये मतलब नंगे होकर के आंदोलन करते होते थे। आज देख लो ये क्या कर रहे हैं। जिस वक्त सत्ता में नहीं है उस वक्त वो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का मतलब क्या रह जाता है। आप वह जिस वक्त सत्ता में है उस वक्त उन्होंने क्या किया था वो आपको नहीं मालूम है क्या? मैं जब टीचर लगा था मुझे मालूम है किस तरह के लोग टीचर्स लगे हुए हैं। कुछ लोग तो कलंक हैं इस समाज के ऊपर जो, और वो लोग टीचर लगाए थे खुद चौटाला साहब ने। हुड्डा ने भी ऐसे कुछ लगाए, खट्टर ने भी ऐसे लगाए। खट्टर ने तो सत्यानाश कर दिया। उसने तो ऐसे ऐसे लोग चपड़ासी लगा दिए जो एसडीएम बनने लायक थे। इसने तो पूरा ही हालात ही खराब कर दिए। इसने तो सारी नौकरियां सब कुछ ही खराब कर दिया। और अबे सत्य है, अबे बब्बर शेर है, ये वाली बातें यहाँ करने का कोई फायदा नहीं है भाई। यहाँ कुछ नहीं होता। बब्बर शेर है मतलब जानवर बना दो अपने नेता को तुम लोग ना। क्या अजीब से कमाल के लोग हैं। एग्रीकल्चर बिल के बारे में मेरे व्यूज़ मैं दे चुका हूँ मैम, गुरप्रीत मैम। मैं वो पहले बोल चुका हूँ इसके ऊपर तो। और ऑब्वियसली मैं किसानों के साथ हूँ और मैं इन कानूनों के ख़िलाफ़ हूँ एकदम से।
मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत साफ सुथरे तरीके से किसानों की ज़मीनों को किस तरह से नीलाम करने का और किसानों को किस तरह ख़त्म करने का प्लान बनाया है। महंगी फीसें इसीलिए तो की हैं कि किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्जा भी ले, वो अपने बच्चे को गांव से दूर भी भेज दे, अपनी ज़मीन से दूर भी भेज दे, और फिर वो वहाँ जा कर के वहीं किसी अंबानी अडानी के वहाँ 10,000 8,000 की नौकरी करे, जब तक वो वापस आया उसकी ज़मीन नीलाम हो चुकी हो या फिर एक्वायर हो चुकी हो, और फिर वो वहीं पर उसी कंपनी फैक्ट्री के अंदर नौकरी करे 8,000 10,000 की, उस ज़मीन का मालिक वहीं पर नौकरी करेगा। यही तो है। समस्याओं को समझना, हल हम और आपके पास, ये बिल्कुल मान साहब सभी के पास है। जहाँ की समस्या है वहाँ का समाधान वहीं के लोगों के पास होता है। वहाँ पर बैठ करके, चंडीगढ़ में बैठ करके, एसीज में बैठ करके उनके समाधान नहीं होंगे। राहुल देव सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। राम राम भाई रिंकू, बहुत बढ़िया। और आज ड्राइंग टीचर्स को भी भाई सड़कों पर ले आई सरकार, उनको भी सरकार ने हटा दिया, केस हार चुके हैं और बहुत बुरा हाल है। बल्कि मेरे लिए सच में चिंता का विषय है कि ये 50,000 वोट जो योगेश्वर दत्त को मिली हैं, मेरे लिए ये चिंता का विषय है कि ये क्यों मिली है उनको। और मुझे लगता है ये सारी वो वोट हैं जो पहले INLD को मिला करती थी, क्योंकि पहले बीजेपी के इतने 2000 से नहीं टप पाई थी ना बीजेपी कभी। तो इस पॉइंट पे मैं बताऊं आप लोगों को कि बीजेपी को आज के दौर में अगर वो फाइट में कहीं पर आती है तो मुझे लगता है लोगों के लिए ये शर्मनाक विषय है। डे 1 जिस दिन सरकार अपना शपथ ग्रहण करती है उस दिन से सवाल पूछना लोगों का काम है। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल पूछने वालों को ही मतलब हम लोग ये लोग देशद्रोही साबित करने पर लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपकी नागरिकता को ख़त्म करने का, और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको बोलना होगा, एक दूसरे के लिए बोलना होगा। अभी ड्राइंग टीचर हटे हैं उनके लिए भी बोलना होगा, PTIs के लिए भी बोलना होगा, किसान के लिए भी बोलना होगा, रोडवेज वालों के लिए भी बोलना होगा, अस्पताल वालों के लिए भी, नर्सिस के लिए भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, मिनिमम वेजेस चाहे वो किसी भी तरह कोई भी वर्ग है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों को बोलना होगा। बच्चों के लिए कौन करेगा? हम लोग ही तो करेंगे जो उनसे बड़ी पीढ़ी है। मनोज भाई बोल रहा है सब अपनी रोटी पका रहे हैं, तो क्या नुकसान है भाई? किसी की रोटी पकती है तो मेरी रोटी पकती है और अगर उसमें आपका फायदा होता है तो क्या नुकसान है? या किसी और की रोटी पकती है और उसमें किसी और सबका फायदा होता है तो क्या नुकसान है? दिक्कत तो यह है कि कुछ लोग अपनी रोटी पका रहे हैं और वो अपनी ही पका रहे हैं, और वो विचारधारा लोगों को तोड़े। अगर वो विचारधारा जोड़ रही है फिर तो कोई नुकसान नहीं होता, बट अगर वो तोड़ रही है तो नुकसान है। किसान को मजबूत, खटखट भाई, किसान को मजबूत ये समझना होगा कि वो कमजोर नहीं है। जिस तरह से पहले सारी की सारी जितनी भी संघ थे, जितनी संस्थाएं थी, जितने भी आंदोलन हुआ करते थे, वो किसान को साथ लेके चलते थे। अब किसान जो नेता हैं उनको ये चाहिए कि वो हर लोगों को, हर दल को साथ लेकर के चले। जितने शातिराना तरीके से बीजेपी लोगों को समाज का सत्यानाश करने पर लगी हुई है, उतने ही योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों को हटाना पड़ेगा। मैं जब चुनाव हुआ नहीं था, चुनाव से पहले मैंने बताया था कि अगर 100 वोट पर बूथ अगर कैलकुलेट की जाए और अगर बीजेपी की गड़बड़ को समझा जाए कैसे होती है, जो कि मैंने बहुत करीब से देखा है कि EVM में किस तरह से गड़बड़ होती है, और मैं बता दूंगा आपको कौन नेता था, किसने हाथ में की थी। आज ही देवरिया में 2 मशीनें पकड़ी गई हैं जो सेम, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर था, सेम नंबर की मशीनें, जैसे सेम नंबर के 2 नोट मिलते हैं वैसे। जो एवं ही थोड़ी ना अंबानी को बनाने के लिए दी गई थी ये जो 3 लाख मशीनें थी। 2019 के चुनाव से पहले जो 3 लाख मशीनें गायब हो गई थी चुनाव आयोग के पास से, वो ऐसे ही गायब थोड़ी हुई थी, और उनके लिए किसी ने पता ही नहीं है, किसी को कोई चर्चा ही नहीं है। और हम लोगों को ही, दीपक भाई, ये बीजेपी और कांग्रेस का खेल ही हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। जिन लोगों को ये लगता हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर अलग अलग हैं, वो अपने दिमाग का वहम निकाल दें। मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला सब एक हैं। वहाँ अगर आप इनको बात करते हुए देख लोगे, वहाँ इनको बैठे हुए देख लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा, हमको कीड़े मकोड़े से ज़्यादा ये कुछ नहीं समझते हैं। बिहार के लोग, राहुल जी, बिहार के लोग भूले नहीं हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो भूले नहीं हैं। वो उन्होंने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है, लेकिन ईवीएम का जो गेम है ये हम लोगों को अभी, आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा गेम है और लोग मतलब सच में इसके झांसे में आ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जापान जैसा कंट्री है, अमेरिका है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो भी बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जिन लोगों ने, जापान ने तो इसको बनाया था ईवीएम मशीन को, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने चुनावों में, तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना बड़ा घपला है ये। इस चीज को तो बहुत बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर हमें आंदोलन करना पड़ेगा और लोगों को जगाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बातचीत लगातार करती रहनी पड़ेगी। और राजनीति का चक्कर ही छोड़ दो। हाँ, राजनीति का चक्कर ही, बिल्कुल ठीक है बात। ये बहुत शानदार चीज़ है कि राजनीति का चक्कर ही छोड़ दो। प्रदीप भाई आ गए हैं, मैं अभी कॉल करता हूँ जैसे ही बात कटती है। तो राजनीति का चक्कर जो छोड़ने वाली बात करते हैं ना, ये लोग बहुत तगड़े शातिर राजनीतिक लोग होते हैं। मतलब ये खेल कैसे खत्म होगा राहुल भाई? ये खेल होगा सिर्फ चर्चा से खत्म। बात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और इनको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि लोगों को समझ आ रहा है। ये नए रास्ते लेकर आएंगे और फिर हम लोगों को समझाएंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है, ये खेल क्या हो रहा है। बस ये खेल आपको समझ आ जाएगा ना जिस दिन की राजनीति कैसे की जा रही है, और वो हो जाएगा। और नीलू बोल रही है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे राजनेता, जनता को पागल बना। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें, पागल बना रहे हैं ये लोग हम लोगों को। हम लोग हैं ही इमोशनल लोग, और इस पे लगातार चर्चा करेंगे। मैं बहुत जल्दी ही एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने, 1 या 2 वीडियो या सीरीज़ लगाऊंगा कि जब कोई नेता ऐसे कहता है तो उसका क्या मतलब होता है, और जब वो ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करो, या जब वो ये कह रहा है कि कानून अपना काम करेगा, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, तो उनके क्या क्या मतलब होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर लंबी। बैलेट पेपर का नवीन उदाहरण, हाँ, अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर पर ही। और तेजवीर भाई नमस्कार। आज तो फिर पंजा मजबूत हो गया अपना, मतलब आपका, मेरा तो क्या है, मेरे लिए तो ऐसा ही खट्टर, ऐसा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरे कुछ नहीं, मैं तो दोनों को देखता हूँ, दोनों ने एजुकेशन का सत्यानाश किया है, और मुझे तो एजुकेशन के अलावा दूसरे मुद्दे पर बात करनी भी नहीं आती। लेकिन जब देखता हूँ एजुकेशन पे बात करता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इस मुद्दे के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे राजनीति का कोई भी मुद्दा हो, हेल्थ का हो, सब कुछ इसी के साथ कनेक्टेड है। बाकी बहुत जल्दी हम लोग मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आज जो है तब तक सब बिक चुका होगा, क्या ही कर सकते हैं जीतू भाई। फिर अभी तो हमने तो अपनी बातचीत शुरू कर रखी है, आप लोगों को भी करनी चाहिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको अपने अपने तरीके से इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लिखना चाहिए, अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखिए, एक दूसरे से बात कीजिए। जहाँ कोई आपको देशद्रोही साबित करता है वहाँ पर लड़ाई लड़िए, नहीं लड़िए तो कहिए ज़रूर। मैं तो 2014 से लगा हुआ हूँ, जब से ये आया है। लोग कहते थे तुम कुछ दिन इसको इंतज़ार करो, काहे को इंतज़ार करो भाई? ये इंतज़ार क्यों नहीं करता है पहले दिन से BMW में बैठने से? ये क्यों, मतलब ऐसा है कि रेंज रोवर में बैठता है पहले ही दिन से हमारे पैसे से? प्रधानमंत्री कार्यालय तो पहले दिन पहुंच जाएगा, लेकिन काम करने के लिए इनको मतलब 1 साल तो हनीमून पीरियड चलेगा। कमाल की बात है यार। पहले दिन से काम करना शुरू करेंगे तो पहले दिन से सवाल पूछेंगे, अब भला कुछ तो इसने अच्छा किया होगा। हाँ किया होगा, लेकिन तो अच्छा करने के लिए तो भेजा है भाई। एहसान थोड़ी कर रहा है, जितनी ऐश कर रहा है हमारे पैसे से कर रहा है। नौकर है हमारा, राजा थोड़ी है। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करेंगे जिसका राज होगा। राज थोड़ी है भाई, प्रतिनिधि है हमारा। हमारा हम लोगों ने, जनता ने चुन करके भेजा है, मैंने नहीं चुन के भेजा होगा हो सकता है, लेकिन जिसने भी भेजा है, ज्यादा लोगों ने चुनकर भेजा है, मतलब उनका प्रतिनिधि है, उनका राजा नहीं है, बॉस नहीं है।
ये तो समझना पड़ेगा ना लोगों को कि जो ताकत उसकी कलम में है वो ताकत हमारी दी हुई है। ये बात कौन समझेगा? और तड़ीपार को तड़ीपार कहने की ताकत होनी चाहिए ना, हिम्मत होनी चाहिए। क्या होगा? नौकरी जाएगी, पुलिस वाले मारेंगे। भगत सिंह भी तो मरा था भाई, दो चार और मर जाएंगे, 200 400 2000 4000, क्या दिक्कत है? लेकिन अपनी औलादों को अगर अच्छा समाज देना है, अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आज हमें बोलना शुरू करना ही पड़ेगा, इस पे चर्चा करनी ही पड़ेगी। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये शेयर कीजिएगा ज़रूर। और मैं अगर कोई दोस्त अगर बात करना चाहता है, आकर के अपने व्यूज़ रखना चाहता है, तो आप कहिए, आप लिख के भेजिए, मैं ऐड करूं, या फिर आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं ऐड कर लेता हूं और आप अपनी बात रख सकते हैं सभी दोस्तों से इन मुद्दों के ऊपर। और मैं तो अपनी बात कह चुका हूं जो मुझे कहनी थी आज के लिए। बाकी की बातें हम अगले लाइव में करेंगे और जो है वो करते हैं इसके ऊपर चर्चा। बेटर है आप सभी लोग आखिर तक जुड़े रहे, इतने सारे लोग, बड़ा अच्छा लगता है कि बात कर लेते हैं। लगभग सभी से बात हो गई, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी बात करना जारी रखिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड नाइट। सभी विभागों का निजीकरण करने पर जोर है, बिल्कुल नीलो जी, ये तो बर्बाद करने पर जुटा हुआ है। अभी देखना, आपके सरकारी स्कूलों की ज़मीनों को भी पहले नाम करवाएंगे, फिर बेचेंगे अडानी अंबानी को, 100 साल के लीज पर दे देंगे, जैसे एयरपोर्ट बना बना के बेच रहे हैं। यही करना इन लोगों ने। और अभी एक रिक्वेस्ट आई है धर्मेंद्र भाई की, हम अप्रूव कर रहे हैं, उनको साथ में ऐड कर रहे हैं। राहुल जी, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, और लेकिन मैं बोल भी देता हूँ, 9518170000। बस ये ध्यान रखिएगा कि मेरे को कॉल ना करें, डायरेक्ट मैसेज कर दिए करिए, मैं अपने आप कॉल कर लूँगा जब भी अपने बात करनी होगी। मैंने नंबर भेज दिया है, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। संजय जी, आप भी मुझे व्हाट्सएप ही कीजिएगा, जिसने भी भाई ने, दोस्त ने मुझसे बात करनी हो, मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मैं अपने आप कॉल कर लूँगा जैसे टाइम लगेगा, या फिर बात को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, वो बेस्ट तरीका है करने का। और बहुत अच्छा आपसे मिलकर के लगा, थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र भाई आ ही गए हैं, दोबारा से ऐड नहीं हो पाए थे उस वक्त, अब हम ऐड कर रहे हैं उनको। आपका सर धर्मेंद्र सिंह। जी धर्मेंद्र भाई। हाँ, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी अब। कट रही है भाई आपकी आवाज। पूजा जी बोल रही है, हमने 2015 में भाजपा से सवाल पूछे थे, जवाब के रूप में 4 साल से घर पे बैठे हैं। ये अच्छी बात है, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, लड़ाई ही लड़ना है और क्या करना है। मतलब हम लोग करेंगे भी क्या, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, तो क्यों ना लड़ा जाए अगली पीढ़ियों के लिए। और उठना, खाना, पीना, सोना, ये सब तो सारे जानवर भी करते हैं, कीड़ी मकोड़े और गधे बैल बकरी में, और हम में क्या फर्क रह जाएगा? अदरवाइज हम लोग उसी कैटेगरी में आ जाएंगे अगर हम भी उन्हीं की तरह सोचते रहेंगे। तो हम दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यही हमारे अंदर खासियत है, यही इंसान होने की ब्यूटी है, यही खूबसूरती है। आप सभी को इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कनेक्ट नहीं हो पा रहा धर्मेंद्र जी, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं कभी। जेजेपी के सीएम के आगे का क्या रहा? कुछ नहीं भाई, जेजेपी का कुछ नहीं है, जेजेपी इस वक्त जीरो है, और मुझे नहीं लगता वो इससे आगे, माइनस से आगे कहीं बढ़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही जाएगी, इससे बुरा हाल ही होने वाला है। और बाकी वैसे भी दुष्यंत को अभी कुछ नहीं करना है भैया पार्टी से। दुष्यंत भी बड़े अच्छे से जानता है यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएंगे सब कुछ। अभी पैसा कमा लेते हैं, टेक्साइज ले रखा है अपना, दारू बेचो बढ़िया से ठेकों पे, और अपनी फैक्ट्रियों को चलाओ और खूब से पैसा कमाओ, जोड़ो, कुछ मत बोलो, लोग बोलते रहें जो बोलेंगे, और थोड़े दिनों के बाद फिर भूल जाएंगे। रैलियां करेंगे तो लोग कहेंगे भाई मजबूत हो गया, अखबारों में बेचेंगे लोगों को, और हो जाएगा ऐसे ही सब कुछ, फिर भूल जाएंगे, सब ऐसे ही चलेगा।
लेकिन आप बोलते रहिएगा, उनको पता लगे कि नहीं, इतने बेवकूफ़ नहीं है लोग, समझ रहे हैं। थैंक यू।